अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किस्से कहानियाँ। वीडियोस की तमाम अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो इन वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और हमें कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए। और आप भी अगर चाहते हैं कि आपकी कहानी लोगों तक पहुँचे या आप अपनी कोई कहानी सुनाना चाहते हैं तो हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पर आप वो कहानी लिखकर भेज सकते हैं। अहमर, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ये सब कुछ। समरा डार्लिंग, क्या हुआ? आखिर क्या बर्दाश्त नहीं होता तुमसे? अहमर ने बड़े प्यार से हाथ थामकर कहा। होना क्या है, वही अम्मा जी का मसला है। और क्या, वही बहस, वही तकरार। कोई ना कोई टॉपिक शुरू कर देती हैं बस। उसका लहजा सख्त और कड़वा था। अब क्या मसला है? अहमर ने पूछा। माँ जी कहती हैं बच्चे को शाम को बाहर मत निकालो, इसे ये ना खिलाओ, इसे वो ना खिलाओ, और नामालूम इस पर क्या क्या पढ़कर फूंकती रहती हैं और कहती हैं कि अब हिफाजत में रहेगा। शादी के बाद से उनकी ये सब पाबंदियां बर्दाश्त कर रही हूँ। ये ना करो, वह ना करो, शाम के वक्त खुले आंगन में ना बैठो, तुम नई दुल्हन हो। मुझे तो अब उनसे उलझन होने लगी है। डोंट वरी डियर, मैं अम्मा जी को समझा दूंगा। वैसे उनकी बातों को माइंड ना किया करो। ये बूढ़े लोग भी सर दर्द की तरह होते हैं, उन्हें ज़्यादा अहमियत ना दिया करो। अहमद एक अच्छा शौहर होने का फ़र्ज़ निभाते हुए उसे मुतमईन कर रहा था। समरा हमेशा की आज़ाद तबीयत और ख़राब मिजाज की लड़की थी, जिसे अहमद ने जुनून की हद तक चाहा, और बेगम तजम्मुल बेटे की चाहत से मजबूर होकर उसे अपनी बहू बनाने की गलती कर चुकी थी। तजम्मुल समरा की हठधर्मी देखकर इसलिए खामोश रहती थी कि वह अपने इकलौते बेटे को खोना नहीं चाहती थी। तजम्मुल साहब की मौत के बाद उन्होंने अहमद की हर ख्वाहिश बाप की तरह पूरी की थी, लेकिन बेगम तजम्मुल को लगता था कि उनकी सारी मेहनत, परवरिश और तरबियत समरा नामी तूफ़ान बर्बाद कर देगा। ये सब कुछ और ऐसी बहुत सी उलझनें थी जिनसे घर का माहौल बहुत ही टेंस रहने लगा था। धीरे धीरे इस घुटन और टेंशन ने उन्हें अस्थमा का पेशेंट बना दिया था। उनकी देखभाल और खिदमत के लिए समरा के पास वक्त ही कहाँ था। इस मसले का हल यूँ निकाला गया कि एक गरीब औरत को उनकी देखभाल के लिए रख लिया गया, जिसे खाना पीना और तनख्वाह भी मिल जाया करती थी। अनस, तुम फिर माँ जी के रूम में गए? तो मैं बताती हूँ मेरी बात ना मानने का अंजाम क्या होता है। समरा ने गुस्सीली नज़रों से अपने बेटे को घूरा। मम्मा, दादी माँ अकेली थी, मैं उनके पास आ गया। वो मुझे कहानी सुना रही थी, एक शहज़ादी की, जो जादूगरनी की जादू नगरी में गुम हो गया है। शहज़ादी की मम्मा उसे तलाश कर रही हैं। मुझे पूरी कहानी तो सुनने दें, अनस रिक्वेस्ट करने लगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें मालूम है दादी बीमार है, उनके पास तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम भी बीमार हो जाओगे। समरा ने अनस को खींचकर दादी के पास से उठाया। समरा, मेरा दिल बहल रहा था, अनस को मेरे पास ही रहने दो। अम्मा, कुछ तो ख्याल करें, आपकी इकलौते बेटे की औलाद है। क्या चाहती हैं आप ये भी बीमार हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा क्यों चाहूँगी। तुम ले जाओ इसे बेटा, अब मत आना मेरे पास, मैं बीमार हूँ ना, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें भी बीमारी लग जाए। बेगम तजम्मुल ने अपने बदन की तमाम ताकत से ये सब बातें अपने पोते अनस से की और उसे भीगी आंखों से अपने कमरे से जाते हुए देखती रहीं। अब उनके हिस्से में सिर्फ तन्हाई और अकेलापन और उदासी रह गई थी। उनकी ज़िंदगी व्हील चेयर तक ही सिमट कर रह गई थी। बाहर की चलती फिरती ज़िंदगी उन्हें देखे बहुत दिन गुजर गए थे। उनकी सेहत खराब होती जा रही थी और फिर एक दिन वे खामोशी की चादर ओढ़े इस कैद वाले घर से चली गईं। अहमद ने बड़ी शान से माँ जी की आखिरी रस्म अदा की। खूब दिखावा हुआ। जिसके पास माँ के साथ गुजारने के लिए कुछ पल नहीं थे, कुछ प्यार भरी बातें नहीं थी जो उस बीमार वजूद को आराम देती, आज वही बेटा लोगों के बीच बैठा माँ से मोहब्बत के किस्से बता रहा था। समरा भी अपनी खिदमत की दास्तानें सुना रही थी। गुजरते दिनों ने अहमद के घर में बहुत कुछ बदल दिया। सबसे बढ़कर समरा बेगम, जो पहले खुद को बस सबसे अक्लमंद समझती थी, अब मालकिन बनकर मज़ा उठा रही थी। लेकिन गुजरते वक्त के साथ समंदर में तूफ़ान की लहरें उठ रही थीं। अनस उम्र के उस हिस्से में था जहाँ जज्बों की उड़ानें आकाश से बातें करती हैं। आपा, आपकी मायरा मेरे अनस के लिए बहुत अच्छी लाइफ पार्टनर रहेगी, आपकी क्या मर्ज़ी है। समरा बेगम ने अपनी भांजी का रिश्ता अपनी बहन से बड़े प्यार से मांग लिया। मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, दोनों बच्चे ही घर के हैं, आपा जान ने मुस्कुराकर जैसे अपनी रजामंदी दे दी। मम्मा, आप कैसी बातें कर रही हैं, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मायरा और मुझ में कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। मेरी अपनी पसंद है, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। अनस, जो अभी अभी कमरे में दाखिल हुआ था, माँ और खाला की बातें सुनकर उन्हें बेख्तियार टोका था।
तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? बड़ों के बीच में तुम क्यों बोल रहे हो? इसलिए कि ज़िंदगी मेरी है और मुझे गुजारना है, आप बड़ों को नहीं। समरा, तुमने इसलिए बुलाया था मुझे? अरे इतनी बड़ी बात करने से पहले अपने लड़के से तो पूछ लिया होता, यूँ मेरी बेइज्जती तो ना होती। ऐसे बेअदब लड़के को अपना दामाद बनाने का मुझे कोई अरमान नहीं है। तुम्हें मुबारक हो ऐसी बेअदब औलाद। आपा जान नाराज़ होकर जा चुकी थी। समरा बेगम खामोशी से इस बदलती सिचुएशन को देखती रह गईं। अनस उनकी ख्वाहिश को इतनी बेदर्दी से रद्द कर सकता है, उन्होंने ये कभी सोचा भी नहीं था। कितने लाड प्यार से पाला था उन्होंने अपने बेटे को। मान टूटने का दुख क्या होता है, इसका एहसास उन्हें आज हुआ था। उस दिन के बाद से वे बहुत ही चुप और उदास सी रहने लगी थी। बीपी भी काफ़ी लो रहने लगा था, लेकिन अनस ने उनकी उदासी और उनकी नाराज़गी को कोई नोटिस नहीं किया था। अपनी हर बात मनवाने वाली समरा ने आखिर हार मान ली और खुद ही बेटे से पूछा, अनस मुझे बताओ तो वह लड़की कौन है, कैसी है, जिसे तुम अपना हमसफ़र बनाने का ख्वाब देख रहे हो? मिलवा दूंगा, अभी वह अब्रोड गई है। कोई बात नहीं, जब आए तो ज़रूर मिलवाना, समरा ने अपने बेटे का माथा चूमकर कहा। समरा का अपने बहन भाइयों से जो ताल्लुक़ कभी कमज़ोर नहीं पड़ा था, अब वह अनस की वजह से बिल्कुल ख़त्म हो गया था। अपने बेटे की मोहब्बत के आगे वे बेबस हो गई थी। ममता के रिश्ते ने बाकी रिश्तों को धुंधला कर दिया था। और फिर एक खूबसूरत शाम में अनस और महागुल की मंगनी की रस्म अदा हो गई। अहमर, मुबारक हो बेटे की मंगनी, अब मुझे बहू की शॉपिंग कराने के लिए तैयार रहिए। समरा ने खुशी से खनकते हुए लहजे में अहमर को जैसे वार्निंग दी। मम्मा आप फिक्र ना करें, शादी की सारी शॉपिंग मैं और महागुल खुद करेंगे। अनस ने समरा के अरमानों पर पानी फेरते हुए कहा। हाँ बेटा, बिल्कुल, तुम लोग अपनी मर्ज़ी से ही शॉपिंग करना। समरा ने मेहमानों के बीच अपनी शर्मिंदगी के एहसास को मिटाने की पूरी कोशिश की थी। दिन रंगीन तितलियों की तरह उड़ाने भर रहे थे और रातें जुगनुओं के उजाले चुरा लाई थी। इन्हीं रात दिन में समरा अपने बेटे की पसंद को अपनी बहू बनाकर घर ले आई थी। उस दिन उसके चेहरे पर बिखरी खुशी हर किसी की निगाहें देख रही थी। वह अपने आप को जैसे हवाओं में उड़ता महसूस कर रही थी। वलीमा और दावतों से फ्री हुए तो अनस और महागुल हनीमून के लिए बाहर मुल्क चले गए। अहमर, अनस कितना खुश है, लगता है हमारे घर धनक रंग बिखर रहे हैं और बहुत ही जल्द हम अपने बेटे के बच्चों का शोर सुनेंगे। वाकई तुम औरतें भी ना पोते पोती और नवासा नवासी के ख्वाब देखते हुए ये भूल जाती हो कि उन्हें दादी या नानी कहलाना पड़ेगा। ख्याल रखिए जनाब, आप भी दादा कहलाएंगे, समरा ने जवाबी वार किया। अरे जनाब, हम तो खुशी से दादा कहलाने को तैयार हैं, लेकिन मसला आपका है। मैं भी दादी कहलाने के लिए तैयार हूँ, बल्कि मेरी तो तमन्ना पूरी हो जाएगी। अहमर और समरा उस वक्त घर से लॉन्ग ड्राइव के लिए निकले हुए थे और फ्यूचर के खूबसूरत ख्वाब बुनते हुए अहमर को सामने से आने वाले तेज़ रफ्तार ट्रक से अपनी कार बचाने का मौका ही नहीं मिला। हादसा बहुत सख्त था। अहमर ने तो वहीं दम तोड़ दिया था, जबकि समरा को ज़ख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया। और आज जब समरा को होश आया तो उसकी दुनिया ही बदल कर रह गई थी। उसका जीवन साथी उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका था, जबकि डिसेबिलिटी ने ज़िंदगी भर के लिए उसका हाथ थाम लिया था। अब वे एक कमरे में सिमट कर रह गई थी। कभी कभी बहू बेटा मेहमानों की तरह कमरे में आते और कुछ देर बैठकर चले जाते। वक्त की डोर थामकर हुकूमत करने की शौकीन समरा अब तन्हा कमरे में एक मैट के रहमो करम पर थी। वक्त गुजरने के साथ बहू बेटा उसे भूल चुके थे। कभी कभी डॉक्टर जांच के लिए आ जाता और समरा खाली निगाहों से आसपास के माहौल को फटी फटी आंखों से घूरती रहती। इस कमरे की तन्हाई दीवारों से टपकती। घबराहट समरा को दिमागी पेशेंट बनाने लगी थी। अब वे कुछ बड़बड़ाती थी और फिर ये बड़बड़ाहट चीखों में बदल गई। वह देखो मुझे घूर रही हैं, मेरा मजाक उड़ा रही हैं, वे मेरी तरफ बढ़ रही हैं। अम्मा जी मुझे मार देंगी, हर लम्हा मुझे घूरती रहती हैं, वे मेरा गला दबा देंगी, मार देंगी मुझे। समरा के कमरे में से अब इस तरह की चीखों की आवाज़ आती रहती थी। अनस, मुझे लगता है कि मम्मा को मेंटल हॉस्पिटल भेजना होगा, वहाँ उन्हें सही इलाज और तवज्जो मिलेगी। यहाँ डॉक्टर सुकून की दवाइयाँ और नींद का इंजेक्शन देकर चला जाता है। मुझे तो डर लगता है कि कहीं वो खुद को या मुझे नुकसान ना पहुँचा दे। अस्पताल में रहेंगी तो वहाँ उनकी ठीक से देखभाल होती रहेगी। समरा बेगम की इकलौती बहू महागुल अनस को ये मशवरा दे रही थी तो वह सोच में पड़ गया। कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन वह मेरी माँ है। ओहो, ये कोई पहली माँ नहीं है, वहाँ इन जैसी और भी माएँ होंगी। अक्सर ऐसी माँओं की आखिरी उम्र गुजारने के लिए ऐसे मेंटल हॉस्पिटल और ऐसे दूसरे इंस्टीट्यूट ही अच्छी जगह हैं।
कुछ सोचने के बाद अनस ने भी बीवी की बात मान ली। मुझे छोड़ दो, ये मेरा घर है। मुझे अहमद से और इस घर से दूर मत ले जाओ। यहाँ मेरा बेटा अनस रहता है। मुझे उन सब से दूर मत ले जाओ। ये मेरा प्यारा घर है, मत निकालो मुझे इस घर से। समरा की चीखें दीवारों से टकरा रही थी। अनस का दिल कटने लगा। आखिर वह उसकी माँ थी। मम्मा, हॉस्पिटल में आपकी अच्छी तरह देखभाल होगी। मैं आता रहूँगा आपसे मिलने। वह उन्हें नौकरों की मदद से बिठाते हुए बहुत प्यार से तसल्ली दे रहा था, लेकिन समरा के दिल को करार नहीं आ रहा था। हॉस्पिटल में उन्हें छोड़कर आते हुए ना जाने उसकी आंखों से क्यों आंसू टपक पड़े। महागुल जो उसके साथ ही थी, उसने प्यार से उसका हाथ थाम लिया। और डार्लिंग, डोंट बी अपसेट, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो आज हम बाहर देर तक घूमेंगे, खाना भी मशहूर फूड स्ट्रीट से खाएंगे। और मम्मा की फ़िक्र मत करो, हम हर वीकेंड उनसे मिलने जाया करेंगे। अनस ने उसकी खूबसूरत आंखों में झांका और धीमे से मुस्कुरा दिया। उसके आंसू बीवी की मुस्कुराहट में कुछ ऐसे गुम हो गए जिसे बेगम तजम्मुल की मोहब्बत समरा ने अहमद के दिल से गुम कर दी थी, और ये बदला अभी न जाने कितनी बार और दोहराया जाना था।